हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंक्लूसिव जोन। जैसा कि आपको पता है, हम दो पेपर पैरेलल लेके चल रहे हैं। एक पेपर है आपका पेपर टू, जो कि मैं आपको एजुकेशन पेपर से रिलेटेड प्रिपरेशन करवाती हूँ। और पहला पेपर है आपका जनरल पेपर पेपर वन, जो कि रिलेटेड है आपका यूजीसी नेट से। इज इट क्लियर? तो आज हम पेपर वन में आपका जो हायर एजुकेशन के यूनिट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के साथ एजुकेशन पेपर से रिलेटेड जो हम यूनिट 9 पढ़ रहे हैं उसको भी पैरेलल साथ ही साथ पढ़ते रहेंगे। इज इट क्लियर? तो जो ये आपका टॉपिक है हायर एजुकेशन में, सबसे पहला टॉपिक है आपका, हम पढ़ेंगे एशियंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एशियंट एजुकेशन सिस्टम में आज की जो क्लास होगी वो हम वैदिक एजुकेशन सिस्टम पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? तो ये जो पेपर है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट के लिए ही नहीं, एजुकेशन से रिलेटेड अगर जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, पीजीटी हो, बीएड हो, एमएड हो, है ना, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, हर एक टीचिंग एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टॉपिक के साथ बने रहिए और ध्यान से देखिए कि एशियंट एजुकेशन सिस्टम में जो हम वैदिक एजुकेशन पढ़ेंगे उसमें मैं टू द पॉइंट आपको चीजें बताऊंगी। ये जो पॉइंट्स होंगे वो आपके हर एक एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। और इसी के साथ अगर जो आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं वैदिक एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसकी टाइम ड्यूरेशन के बारे में, है ना। तो सबसे पहले आपका क्या आया? वैदिक एरा आया, है ना। तो आज की वीडियो का फोकस पॉइंट हमारा क्या रहेगा? वैदिक एरा। तो सबसे पहले आपका वैदिक एरा आया, जिसकी डेट क्या थी? 300 BC से 500 BC। उसके बाद दूसरा है आपका बुद्धिस्ट एरा। एक एक करके हम इन सारे चीजों को डिस्कस करेंगे। दूसरा आपका बुद्धिस्ट एरा। बुद्धिस्ट एरा का टाइम पीरियड है 500 BC से लेके 1200 AD तक। फिर आया आपका मुस्लिम पीरियड, या मुस्लिम पीरियड को हम मिडिवल एरा भी कह सकते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1200 AD से लेके 1800 AD। कहीं कहीं पे आपको 1600 AD भी मिल जाएगा, लेकिन आप 1200 से लेके 1800 AD वाला टाइम याद रखिए। उसके बाद है आपका ब्रिटिश एरा। ब्रिटिश एरा आपका 1800 एडी से लेकर 1947 तक चला। उसके बाद है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, जो कि 1947 से आज तक जो चल रहा है वो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के अंदर आएगा। ये सारी चीजें, यानी कि वैदिक एजुकेशन है ना आपका, वैदिक एजुकेशन, फिर आपका बुद्धिस्ट एजुकेशन, मिडिवल एजुकेशन, ब्रिटिश एरा और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। इन सारे एरा में एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज बनी, क्या बताया गया है, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम हर एक कमीशन को, कमिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैदिक एजुकेशन, यानी वैदिक एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। पहला ऑब्जेक्टिव है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल कैरेक्टर, अंदर उनके करेक्टर का फॉर्मेशन करना। अब करेक्टर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो संस्कार हैं, है ना, उन संस्कारों को डेवलप करना, है ना। और उनके अंदर भावना, इमोशंस को लाना, है ना, सात्विक भोजन करना, बड़ों का आदर करना। तो ये सारी चीजें क्या है? ये मॉरल कैरेक्टर से जुड़ी होती थी। और वैदिक एजुकेशन का मेन काम क्या था? फॉर्मेशन ऑफ मॉरल कैरेक्टर। दूसरा है आपका डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी का क्या मतलब है? यहाँ पे स्टूडेंट्स के या बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती थी, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात आपकी वैदिक एजुकेशन में की गई है। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर आपका फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, है ना। तो ये सारी डेवलपमेंट आपके, इसके अलावा और भी बहुत सारे डेवलपमेंट है, ये सारे डेवलपमेंट आपके आ जाते हैं। तो इन सारे विकास को, इन सारे डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए वैदिक एजुकेशन दी जाती थी, जिससे बच्चे की पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व का विकास हो सके। फिर है आपका प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर।
प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर का यहाँ पे ये मतलब है कि वैदिक एजुकेशन का ये ऑब्जेक्टिव था कि हमें क्या करना है, शिक्षा के थ्रू यानी कि एजुकेशन के थ्रू हमें जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसको प्रिजर्व रखना है। ये भी क्या था, एक मेन ऑब्जेक्टिव था वैदिक एजुकेशन का। फिर है आपका प्रिपरेशन फॉर लाइफ, यानी कि प्रिपरेशन फॉर लाइफ का मतलब क्या है कि वैदिक एजुकेशन स्टूडेंट्स को ऐसी दी जाए कि वो जीविकोपार्जन कर पाए, यानी कि वो अपने पैरों पर खड़े हो पाए, है ना, है ना। तो ये क्या था आपका मेन एम, एक ये भी था कि बच्चों को जीविकोपार्जन के लिए रेडी करना, है ना, उनको अपनी लाइफ के लिए प्रिपेयर करना। फिर है आपका इनकलकेशन ऑफ पिटी एंड रिलीजियसनेस, इसका मतलब ये है कि धार्मिकता का विकास करना, है ना, उनके अंदर दया की भावना लाना, है ना, आत्मिक विकास करना, इसको हम क्या कहते हैं, आत्मिक विकास करना। ये क्या होता है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था वैदिक एजुकेशन का। यानी कि बच्चों के अंदर, है ना, सामाजिक जो व्यवस्था है उसका संगठन करना, उसका नियोजन करना, है ना, उसमें सामाजिक जीवन के प्रति जो भावनाएं हैं उनको विकसित करना, ये सारी चीजें भी आपकी सोशल एफिकेसी के अंदर आती थी। तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। ना समझ में आए हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, ये स्लाइड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, क्योंकि आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। पीजीटी के एग्जाम में, पीजीटी एजुकेशन का जो एग्जाम होता है वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो पेपर है आपका बहुत ही स्कोरिंग पेपर है, हर एक टीचिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जैसे कि बीएड या एमएड वाले बच्चे हो गए या डीएलएड वाले बच्चे हो गए, इससे इस टॉपिक को समझ के अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि वैदिक एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या उद्देश्य था वैदिक एजुकेशन का। अब हम ये पढ़ेंगे कि वैदिक एजुकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन और उसका फाइनेंस कैसा था, मतलब कि वैदिक एजुकेशन में जो बच्चों को शिक्षा दी जाती थी उसका प्रशासन कैसा था, और जो पैसे थे, है ना, मतलब एक स्कूल को चलाने के लिए या एजुकेशन को चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो उनको फाइनेंस कहाँ से मिलता था, अब हम ये डिस्कस करेंगे। यानी अब सबसे पहले क्या पॉइंट है इसका, फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आपकी वैदिक एजुकेशन में जो आपकी एजुकेशन थी या जो फाइनेंस था या जो एडमिनिस्ट्रेशन था, बिल्कुल स्टेट के कंट्रोल में नहीं था। यानी अब वैदिक एजुकेशन में आप ये कह सकते हैं कि उस समय जो प्रशासन है वो राजा महाराजा चलाते थे। तो अब राजा महाराजा का एजुकेशन पे कोई कंट्रोल नहीं था, प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं था, फाइनेंस पे कोई कंट्रोल नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट माना जाता है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि जो वैदिक एजुकेशन है, वैदिक एजुकेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल था, स्टेट का कोई भी कंट्रोल यहाँ पे नहीं था। गुरु जैसे चाहता था उस तरीके से बच्चों को पढ़ाता था, वैसा प्रशासन चलाता था। उसके बाद है आपकी फ्री एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन की हम अगर जो बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यानी कि जो बच्चे होते थे, जो शिष्य होते थे, उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाती थी। इधर के एजुकेशन टोटल कैसी थी, फ्री थी। यहीं पे आप एक चीज और याद रख लीजिए कि जब हम वैदिक एजुकेशन की बात करते हैं तो हम चार वर्णों की बात करते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। इन चार वर्ण की बात करते हैं तो यहाँ पे शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इज इट क्लियर? बाकी जो आपके वर्ण थे, चाहे वो आपके ब्राह्मण ले लीजिए या आपके क्षत्रिय ले लीजिए या वैश्य ले लीजिए, इनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, ठीक है। अब जो एजुकेशन थी वो बिल्कुल फ्री थी, बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती थी, कोई भी फीस उनसे नहीं ली जाती थी, ठीक है। अब ये तो हुआ एडमिनिस्ट्रेशन की बात। दूसरा है सोर्स ऑफ इनकम। बट सोर्स ऑफ इनकम क्या था कि जो भी पैसा होता था वो डोनेशंस के थ्रू, यानी किसी ने अगर जो डोनेशन दे दिए, है ना, या किसी ने दान दे दिया या गुरु दक्षिणा, इसी से जो गुरुकुल था या जो वैदिक एजुकेशन में शिक्षा थी, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, डोनेशन, दान, गुरु दक्षिणा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको क्लियर, स्लाइड क्लियर हुई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, यानी कि
वैदिक काल में एजुकेशन का स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक। अब अगर जो हम बात करें कि वैदिक काल में दो तरीके से शिक्षा प्राप्त, मतलब कि दो लेवल्स पे शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। पहला था आपका प्राइमरी एजुकेशन और दूसरा था आपका हायर एजुकेशन, ठीक है। पहला क्या था, प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा हायर एजुकेशन। अब हम बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन की। प्राइमरी एजुकेशन क्या थी, जब बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन आपको ये याद रखना है कि जब हम बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा की, तो बच्चे को जो प्राथमिक शिक्षा है, जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है, ये फैमिलीज में प्रोवाइड की जाती थी। यानी कि बच्चों को घर में ही जो शिक्षा मिलती थी, वो कौन सी शिक्षा होती थी, प्राथमिक शिक्षा उसको कहते थे। और प्राथमिक शिक्षा जब बच्चे को मिलती थी, तो उनका एक संस्कार किया जाता था। संस्कार का नाम था विद्यारंभ संस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि अ, वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा के समय पे बच्चों का कौन सा संस्कार किया जाता था। तो आपको क्या याद रखना है कि प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। और बच्चों की प्राथमिक शिक्षा कहाँ होती थी, फैमिलीज में होती थी, घरों में होती थी, है ना। और बच्चा कितने साल का होना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए। यानी कि जब बच्चा 5 साल का हो जाता था, तब उसकी प्राथमिक शिक्षा शुरू होती थी। और प्राथमिक शिक्षा उनकी घर में ही शुरू होती थी। और कौन सा संस्कार किया जाता, विद्यारंभ संस्कार किया जाता था, है ना। यहाँ पे मैंने आपको स्लाइड में मेंशन भी कर दिया है कि संस्कार ऑफ द चाइल्ड वॉज इनिशिएटेड एट द एज ऑफ 5 years, है ना। मैंने कोई भी सिर्फ टू द पॉइंट बातें आपको स्लाइड में बताई, जिससे आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है तो गलत ना हो, है ना। तो प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे का विद्यारंभ संस्कार होता था जब बच्चा 5 साल का हो जाता था। और प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी एजुकेशन बच्चे को घर में ही दी जाती थी, है ना। अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की। तो हायर एजुकेशन ये, है ना, हायर एजुकेशन आपको, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा बच्चों को घरों में दी जाती थी, वैसे ही जो हायर एजुकेशन थी बच्चों को गुरुकुल्स में दी जाती थी, ठीक है। अब जब बच्चा गुरुकुल में प्रवेश करता था, है ना, जब गुरुकुल में जब उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जाती थी, तब बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था। अब गुरुकुल में जब बच्चे हायर एजुकेशन लेने जाते थे, उस समय पे उनका उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार बच्चों का किया जाता था जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे। गुरुकुल में जब उनका प्रवेश होता था, उस समय बच्चों का उपनयन संस्कार होता था। ये आपको याद रखना है कि उपनयन संस्कार कब होता था, जब बच्चा हायर एजुकेशन में जाता था, है ना। हायर एजुकेशन का मतलब क्या, हायर एजुकेशन की पढ़ाई बच्चा गुरुकुल में करेगा। जो अब आपका जो उपनयन संस्कार है, ये 8 से 12 वर्ष की एज में होता था, है ना। 8 से 12 वर्ष की एज में होता था। अब जो आपका ये उपनयन संस्कार है, ये हमने 8 से 12 वर्ष कह दिया। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वैदिक काल में शूद्र जो होते थे उनको शिक्षा नहीं प्रदान किया था, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेकिन बाकी जो 3 आपके वर्ण थे उनको शिक्षा दी जाती थी। लेकिन हर एक वर्ण का गुरुकुल में जो, यानी कि जो उपनयन संस्कार का जो एज होती थी, उम्र होती थी, वो अलग अलग होती थी। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। पहले हम बात करते हैं आपके ब्राह्मण की, ठीक है। ब्राह्मण्स यानी जो ब्राह्मण्स होते थे, उनके उपनयन की जो एज होती थी वो 8 years की होती थी। यानी कि जब बच्चा 8 साल का हो जाता था, तब उनका गुरुकुल में प्रवेश करवाया जाता था, यानी कि उच्च शिक्षा के लिए बच्चा जाता था। तो अब यानी उनका उपनयन संस्कार की एज कितनी होती थी, 8 वर्ष की होती थी, है ना। वहीं पे क्षत्रियों की जो एज थी वो अलग थी। क्षत्रियों की एज क्या होती थी आपकी, KSH, क्षत्रियों की जो आपका उपनयन संस्कार की एज होती थी वो 10 साल की होती थी, है ना। और जो वैश्य थे, आपकी वैश्य की जो उपनयन संस्कार की एज होती थी वो 12 वर्ष की होती थी, ठीक है। तो इसको मिला के इसीलिए 8 से 12 वर्ष आपका बताया गया है। इज दैट क्लियर। तो यानी उपनयन संस्कार में जो 3 वर्ण थे, यानी कि ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, ब्राह्मण की जो एज होती थी उपनयन संस्कार की वो 8 years की होती थी, क्षत्रिय की 10 साल की,
वैश्य की 12 साल की। इसीलिए ये कहा गया कि बच्चों का जब गुरुकुल में एडमिशन कराया जाता था तो उनकी एज 18 से 12 साल की, यानी कि 18 से 12 साल की होती थी, और उनका उपनयन संस्कार कराया जाता था जब बच्चे का एडमिशन गुरुकुल में कराया जाता था। इज दैट क्लियर? तो यही था आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। तो आप प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को फैमिलीज में दी जाती थी, और जब बच्चा 5 साल का हो जाता था, और जब प्राथमिक शिक्षा स्टार्ट होने से पहले बच्चे का विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था। वही जो उच्च शिक्षा थी वो गुरुकुल में प्रोवाइड की जाती थी, है ना, और जो एज थी गुरुकुल में एडमिशन की वो 8 से 12 साल की थी। और ये जो एडमिशन लेने से पहले बच्चों का उपनयन संस्कार कराया जाता था। इज दैट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी करिकुलम ऑफ एजुकेशन। अब हम जानेंगे कि बच्चों का जो करिकुलम है आपका हायर एजुकेशन का वो कैसा था। अब जैसे कि अभी हमने पिछले स्लाइड में बात की कि वैदिक एजुकेशन में जो एजुकेशन थी आपकी 2 लेवल्स में बटी थी। एक थी आपकी प्राइमरी और दूसरी थी आपकी हायर। तो अब जो करिकुलम भी होगा वो भी प्राइमरी और हायर में ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब जो आपका करिकुलम था वैदिक पीरियड में, सबसे पहले वो ऑन द बेसिस ऑफ, एक तो लेवल्स के बेसिस पे डिफाइन था, एक्सप्लेन था, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर। तो हम लेवल्स और नेचर दोनों तरीके के करिकुलम की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। जब हम ऑन द बेसिस ऑफ लेवल की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है आपकी प्राथमिक शिक्षा, फिर आती है आपकी यानी कि प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन जो बच्चों को दी जाती थी उसमें करिकुलम क्या पढ़ाया जाता था? ट्रेनिंग इन लैंग्वेजेस, यानी कि अब प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को कहाँ दी जाती थी? फैमिलीज में दी जाती थी, और उनका विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। विद्यारंभ संस्कार होता था बच्चों का। अब जो यानी कि अब प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को पढ़ाया क्या जाता था? प्राइमरी एजुकेशन में उनको लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको ग्रामर सिखाए जाते थे, सिंपल कैलकुलेशन सिखाए जाते थे, सोशल बिहेवियर एंड रिलीजियस एक्टिविटीज, यानी कि समाज में लोगों से कैसे बिहेव करने हैं, और रिलीजियस एक्टिविटीज बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन में बताई जाती थी। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, है ना। हायर एजुकेशन में आपका जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता था आपका लैंग्वेज हो गया, संस्कृत हो गया, है ना, ये सारी चीजें आपकी हायर एजुकेशन में पढ़ाई जाती थी। तो जो आपकी हायर एजुकेशन है वो नेचर के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। पहला था आपका आपरा और दूसरा था परा। अब आपरा का मतलब क्या है? मेटलिस्टिक। यानी यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हैं, आपरा करिकुलम क्या होता है कि यहाँ पे बच्चों को भौतिक जीवन के लिए तैयार किया जाता है ना। मेटलिस्टिक चीजें यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, है ना, मेटलिस्टिक चीजें। अब मेटलिस्टिक चीजें में करिकुलम कैसा होगा? अभी हम ये समझते हैं कि जैसे आपका लैंग्वेज हो गया, ग्रामर हो गया, एग्रीकल्चर, म्यूजिक, डांस, लॉजिक, साइंस, एस्ट्रोलॉजी, है ना, मैथमेटिक्स, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके मेटलिस्टिक करिकुलम के अंदर आते हैं या आपरा करिकुलम के अंदर आते हैं, है ना। दूसरा आपका परा करिकुलम यानी स्पिरिचुअल, यानी यहाँ पे बच्चों को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा जाता था, स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ा जाता था। इसलिए यहाँ पे जो करिकुलम होगा यहाँ पे आपको वैदिक लिटरेचर पढ़ाए जाएंगे, वेदास पढ़ाया जाएगा, उपनिषद पढ़ाए जाएंगे, है ना। वेदास हो गए, उपनिषद हो गया आपका, थियोलॉजी हो गया, एथिक्स हो गया, है ना, इवनिंग प्रेयर्स हो गए, आपके यज्ञ हो गए। तो ये सारी चीजें आपको स्पिरिचुअल करिकुलम यानी परा करिकुलम के अंदर बताई जाएंगी। इज दैट क्लियर? तो आपको क्या याद रखना है, जो आपकी हायर एजुकेशन है ये परा और आपरा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। परा में हम मेटलिस्टिक चीजों की बात करते हैं और आपरा में हम स्पिरिचुअल चीजों की बात करते हैं। तो मेटलिस्टिक करिकुलम में लैंग्वेज, ग्रामर, एग्रीकल्चर, म्यूजिक, डांस, लॉजिक, साइंस, मैथ्स, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये हम अपरा करिकुलम के अंदर पढ़ाते हैं। और परा करिकुलम में वैदिक लिटरेचर, वेदास, उपनिषद, थियोलॉजी, एथिक्स, है ना,
यज्ञ कैसे करने हैं, ये सारी चीजें हम परा करिकुलम के अंदर बच्चों को पढ़ाते थे। ये याद रखनी है कि जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो यहाँ पे टीचिंग मेथड भी आ जाता है। टीचिंग मेथड या मीडियम ऑफ लैंग्वेज भी आप कह सकते हैं। मीडियम ऑफ लैंग्वेज अगर जो हम कहेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो मीडियम ऑफ लैंग्वेज में वैदिक एजुकेशन में हम संस्कृत में पढ़ाते थे, है ना। और बेसिकली जो संस्कृत होती थी ये आपकी हायर एजुकेशन में बच्चा, यानी कि गुरुकुल में जब बच्चा जाता था तो वहां पे जो टीचर का जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन या मीडियम ऑफ लैंग्वेज होती थी पढ़ाने की, वो संस्कृत होती थी। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से किसी न किसी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा में जो पढ़ाने का या शिक्षण का जो माध्यम था वो कौन सी भाषा थी। तो आपका आंसर क्या होगा? संस्कृत भाषा या संस्कृत लैंग्वेज। इज इट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी टीचिंग मेथड्स। ये स्लाइड भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मैंने टू द पॉइंट चीजें स्लाइड्स में रख दी हैं, तो हर एक चीज को ध्यान से समझिएगा। तो टीचिंग मेथड्स में अगर जो हम बात करें तो बहुत सारे टीचिंग मेथड्स हैं आपका। लेक्चर मेथड, डिबेट मेथड, है ना। लेकिन ये सारे टीच क्वेश्चन आंसर मेथड हो गए, ये सारे टीचिंग मेथड का इस्तेमाल भी हम वैदिक एजुकेशन में करते थे। लेकिन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स हैं वो तीन थे, है ना। कौन सा? आपका सबसे पहला आता है, ये जो है वो सीक्वेंस में दिया हुआ, नंबर 1 पे आता है आपका श्रवण, है ना। दूसरा है आपका मनन और तीसरा है आपका निधिध्यासन। श्रवण में क्या होता था कि रीडिंग एंड लिसनिंग, है ना, यानी कि यहाँ पे जो गुरु थे स्टूडेंट्स को या शिष्य को जो पढ़ाते थे, स्टूडेंट्स उसको सुनता था, है ना, सुनता था और पढ़ता था। इसको क्या बोलते हैं? श्रवण बोलते हैं। मनन का मतलब क्या होता है? इसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन, यानी कि जो भी गुरु ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, बच्चों ने उसको सुना, सुनने के बाद उसका क्या करते थे? मनन करते थे, यानी कि मन में ही उसको समझते थे कि क्या पढ़ाया गया है ना, मन में उसका चिंतन कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट, निधि आसन। निधि आसन में क्या होता था? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चा श्रवण और मनन से जो सीखता था उसको अपनी डेली लाइफ में उसको क्या करता था? अप्लाई करता था, है ना। यानी कि जो भी उसके एक्सपीरियंस है उन एक्सपीरियंसेस को अपनी वो डेली लाइफ में यूज करता था, अप्लाई करता था। तो ये क्या हो गया आपका? निधि आसन हो गया। इज इट क्लियर? तो ये सीक्वेंस में पूछा था, सबसे पहले क्या आता है आपका? श्रवण, दूसरा आता है आपका मनन और तीसरा आता है आपका निधि आसन। आई होप दिस स्लाइड आपको क्लियर हुई होगी। कहीं पे भी ना कुछ समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी टीचर्स के बारे में। अब यहाँ पर जो टीचर्स थे इनकी तीन कैटेगरीज थी, है ना। टीचर्स को यहाँ पे बोलते थे गुरु। अब टीचर्स के यहाँ पे तीन कैटेगरी थी। पहला था दिह्वसु, सत्यजन्मा और विश्ववेदा। विश्ववेदा, क्योंकि आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत डिटेल क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि टीचर्स या गुरु में तीन कैटेगरीज डिवाइड थी। पहला था आपका दिह्वसु, फिर था सत्यजन्मा और विश्ववेदा। अब दिह्वसु किसको कहते थे? हुज इंटेलेक्ट इज रिच, यानी कि जो जिसका इंटेलेक्चुअल पावर बहुत अच्छा होता था, उन टीचर्स को दिह्वसु कहते थे। सत्यजन्मा किसको कहते थे? जिनको सच्चाई पता होती, जो ट्रुथ जानते थे, है ना, उसको सत्यजन्मा कहते थे। विश्ववेदा ओमनीसेंट। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं हम टीचिंग इंस्टीट्यूशंस की। टीचिंग इंस्टीट्यूशंस जो थे आपके चार कैटेगरीज में डिवाइड थे। पहला था कि अगर जो किसी स्टूडेंट को किसी स्पेसिफिक पार्ट का वेदास पढ़ना है ना, कि स्पेसिफिक पार्ट ऑफ वेदास पढ़ने होते थे, तो उनको चरण में जाना पड़ता था। चरण एक जैसे इंस्टीट्यूशन का नाम था, जैसे कि यहाँ पे आपको चरण, टोला, घटिका, चतुष्पति, है ना, सम्मेलन, परिषद, ये सारी चीजें हैं। उसी तरीके से अगर जो किसी एक स्पेसिफिक वेदा को पढ़ना होता था तो बच्चे को चरण इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता था।
वहीं पे हायर एजुकेशन इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अगर किसी भी स्टूडेंट को हायर एजुकेशन में लैंग्वेज और लिटरेचर पढ़नी होती थी तो उस बच्चे को टोला इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता था, है ना। जब किसी बच्चे को कोई फिलोसफी और एथिक्स पढ़नी है तो उसको घटिका में जाना पड़ता था। और वहीं पे अगर किसी बच्चे को फिलोसफी, पुराण और पॉलिटिक्स पढ़नी है तो उसको चतुष्पति में जाना पड़ता था, है ना। इज इट क्लियर? तो आपको याद रखना है कि अगर किसी बच्चे को स्पेसिफिक पार्ट वेदा का पढ़ना है तो उसको चरण में जाना पड़ता था। हायर एजुकेशन में लैंग्वेज और लिटरेचर पढ़नी है तो उसको टोला इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता था। फिलोसफी और एथिक्स पढ़नी है तो उसको घटिका में जाना पड़ता था। फिलोसफी, पुराण और पॉलिटिक्स पढ़नी है तो उसको चतुष्पति में जाना पड़ता था। आज से कंपैरिजन करें तो सिंपल सा आप ये कह सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ना, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग सब्जेक्ट्स की स्टडी होती है। उसी तरीके से उस समय भी ये आप कह सकते हैं कि चरण, टोला, घटिका, चतुष्पति, है ना। तो ये सब क्या थे? डिपार्टमेंट्स थे। इज इट क्लियर? अब यहीं पे आपको कुछ चीजें और याद रखनी है, मैं बता देती हूँ कि अगर जो हम बात करें स्टूडेंट्स की, अभी हमने टीचर की बात कर ली, टीचिंग इंस्टीट्यूशंस की बात कर ली, तो अगर जो यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को शिष्य कहा जाता था, है ना। स्टूडेंट्स को शिष्य कहा जाता था वैदिक कालीन शिक्षा में। यहाँ पे क्या होता था कि अगर जो किसी बच्चे ने 12 ईयर्स यानी कि 12 साल जर्नल करिकुलम की पढ़ाई की है, 12 साल जनरल करिकुलम की पढ़ाई की है और प्लस उसने एक वेदा को पढ़ा है, यानी एक वेद को पढ़ा है, तो उसको बोला जाता था स्नातक। स्नातक बोला जाता था। अगर जो किसी बच्चे ने 24 साल पढ़ाई की है, 12 ईयर्स ऑफ कोर्स यानी कि 12 साल का एक कोर्स किया है और उसने 2 वेद पढ़े हैं, तो उसको बोला जाता था वसु। ठीक है। उसके बाद अगर जो किसी स्टूडेंट ने आपका 36 ईयर्स पढ़ाई की, यानी कि 36 साल पढ़ाई की है और उसने 3 वेद पढ़े हैं, यानी कोई भी 3 वेद या कोई भी एक वेद या 2 वेद है, तो वो किसी स्टूडेंट ने 36 ईयर्स पढ़ाई की है, उसने 3 वेद पढ़े हैं, तो उसको बोला जाता था रुद्र। और अगर जो किसी बच्चे ने 48 ईयर्स जनरल करिकुलम की पढ़ाई की है और उसने चारों वेद पढ़े हैं, तो उस बच्चे को बोलते थे आदित्य। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि किसी बच्चे ने 12 साल एक जनरल करिकुलम की पढ़ाई की है, उसके साथ उसने एक वेद को पढ़ा है तो उसको बोलते थे स्नातक। 24 ईयर किसी बच्चे ने एक जनरल करिकुलम की पढ़ाई की है, उसने 2 वेद पढ़े हैं तो उसको बोलते थे वसु। 36 ईयर्स के जनरल करिकुलम की पढ़ाई की है और 3 वेद पढ़े हैं तो उसको बोला जाता था रुद्र। और 48 ईयर्स की जिसने पढ़ाई की और चारों वेद को जिसने पढ़ा है उसको बोला जाता था आदित्य। इज दैट क्लियर? अब इसी के साथ आपको ये याद रखना है कि जब बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाती थी, यानी कि बच्चे की पढ़ाई जब गुरुकुल में पूरी हो जाती थी, गुरुकुल में जब बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो उसका समावर्तन संस्कार किया जाता था। समावर्तन संस्कार किया जाता था। ठीक है। जैसे कि आजकल क्या होता है, कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है, आपने कोई कोर्स कंप्लीट किया तो, है ना, या तो कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है। उसी समय पे क्या होता था कि जब बच्चा गुरुकुल में उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो उस बच्चे का समावर्तन संस्कार किया जाता था। इज दैट क्लियर? तो आई होप ये स्लाइड भी आपको समझ में आई होगी। अब हम जैसे कि हमने टीचिंग मेथड्स की बात की, हमने स्टूडेंट्स की बात की, वैसे ही अगर जो हम बात करें एग्जामिनेशन सिस्टम की, है ना, एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करें तो वैदिक काल में बच्चों का कोई भी एग्जाम नहीं होता था, यानी कि जो आपके क्या होते, नो एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम बच्चे का कंडक्ट नहीं कराया जाता था। जो टीचर्स होते थे वो और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही उनका इवेल्युएशन कर लेते थे। तो कोई भी एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं था, बच्चे का कोई भी एग्जाम नहीं करवाया जाता था, है ना। और अगर जो हम बात करें पनिशमेंट की, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था उपनयन संस्कार के बारे में। तो जो आपका उपनयन संस्कार है वो आपका हायर एजुकेशन में जब बच्चा होता था तब कराया जाता था। ठीक है। अब उपनयन संस्कार का मतलब होता है पास ले जाना।
ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका ज्यादातर बीएड के एग्जाम में, एमएड के एग्जाम में, या अगर जो बच्चे बीए एजुकेशन करते हैं तो उन एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो उपनयन का मतलब क्या होता है? पास ले जाना। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे इंस्टीट्यूशंस की बात की थी, जिसमें हमने घटिका, टोला और ये सारी चीजें पढ़ी थी। इसके अलावा और भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे उस समय पे था आपका मिथिला, है ना, काशी, फिर आपका हो गया कांची, है ना, कैकेयी, उज्जैन, प्रयाग, तंजौर, है ना। तो एक्सेट्रा, ये कुछ हायर एजुकेशन के लिए जो आपके फेमस इंस्टीट्यूट्स थे, हायर एजुकेशन के लिए आपके फेमस इंस्टीट्यूट्स थे, जिनको आप याद रखिएगा। आपका मिथिला, काशी, कांची, कैकई, उज्जैनी, प्रयागराज, तंजौर, इन सारी जगहों पे आपके ये फेमस इंस्टीट्यूट्स थे। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कहीं पे भी कुछ ना समझ में आया तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम।